हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, लेटेंट हीट। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। तो हमें पता है कि जब भी कोई सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है, तो स्टेट चेंज होने के दौरान उस सब्सटेंस और सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कि सपोज़ करो यहाँ पर हमारे पास कोई सब्सटेंस रखा है, सपोज़ करो आइस रखी है, तो अगर इस आइस को हम पूरी तरीके से क्या कर दें, वाटर में कन्वर्ट कर दें, तो मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। या फिर अगर हमारे पास वाटर है और वाटर को अगर हम क्या करें, वाटर मतलब लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करें, या यूँ कहिए वाटर को अगर आइस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें से हीट हमें निकालनी पड़ेगी। मतलब वो हीट किसको ट्रांसफ़र होगी, सराउंडिंग को। तो जब भी किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में, तो जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो उस सब्सटेंस और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। या तो वो सराउंडिंग को हीट दे देगा या तो सराउंडिंग से हीट ले लेगा। वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी जो स्टेट है वो किस टाइप से चेंज हो रही है। तो अब अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसका अगर हमारे पास कितना मास है, यूनिट मास। कितना मास है, यूनिट मास मतलब 1। सपोज कर लो फॉर सिंप्लिसिटी हम बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम मास। कि कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास का अगर हमें स्टेट चेंज करनी है, तो 1 किलोग्राम मास या यूँ कहे यूनिट मास की स्टेट चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही एनर्जी को, उतनी हीट को ही हमने क्या कहा है, लेटेंट हीट। कि हमने कहा कि सपोज़ करो ये हमारे पास है 1 किलोग्राम आइस। क्या है हमारे पास, 1 किलोग्राम आइस। इस 1 किलोग्राम आइस को हमें पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में। कि अभी सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जब तक उसकी स्टेट चेंज होती रहेगी, जब तक उसकी स्टेट कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक उसके टेम्परेचर में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। कि हम उसे कितनी भी हीट दें, हम उससे हीट देंगे और अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही तो उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो जो हमने उससे हीट दी वो हीट कहाँ गायब हो गई, वो कहाँ छुप गई। तो वो हीट कहाँ छुपी, वो हीट कहाँ पर यूटिलाइज हुई, वो हीट इसकी स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हुई। तो वो हीट हमें दिखाई नहीं दी, इसके टेम्परेचर के रूप में, इसके टेम्परेचर के चेंज के रूप में वो हीट हमें दिखाई नहीं दी। वो हीट छुपी हुई है। छुपी हुई के लिए ही वर्ड हमने यूज़ किया है लेटेंट। इसीलिए उस हीट को हमने क्या कहा, लेटेंट हीट। कि जब तक स्टेट चेंज होती है तब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। तो हीट गई कहाँ, तो हीट ने क्या किया, हीट ने उसकी स्टेट को चेंज किया। तो जब तक स्टेट चेंज होती रहेगी, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, वो पूरी की पूरी हीट उसकी स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होगी। और हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसके यूनिट मास या यूँ कहे 1 किलोग्राम मास को स्टेट को चेंज करने में, कि उसकी स्टेट को चेंज करने में जितनी हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कि हमारे पास 1 किलोग्राम आइस है और 1 किलोग्राम आइस को हमें पूरी के पूरे 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी हीट उसे देनी पड़ेगी, उस हीट को ही हमने क्या कहा है, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। लेटेंट हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास आइस है, जितना भी सपोज़ करो 1 kg है, 2 kg आइस है, सपोज़ कर लो उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, अभी हमारे पास
अभी है हमारे पास आइस। आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। अब इसे हम क्या करेंगे, अगर हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और इसका टेम्परेचर कहाँ तक हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ होगा। अब इसके बाद इस आइस को अगर हम और हीट प्रोवाइड करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर हो गया, मतलब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया। कहाँ पर आ गया, मेल्टिंग पॉइंट पर। अब जब उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया है, अब अगर हम इसे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि ये जो आइस है, इस आइस की स्टेट चेंज होने लगेगी और ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस वाटर का टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि जो हीट हमने दी वो किस में यूज़ हो गई, उसकी स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो गई। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अब और हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। हीट दे रहे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। कहाँ तक इंक्रीज़ होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब और हीट अगर हम उसे प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा और उसकी स्टेट चेंज होने लगेगी और वाटर वेपोराइज होने लगेगा, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। फिर पूरा के पूरा वाटर जब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में, तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फिर उसके बाद हम उसे अगर और हीट प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या कहा हमने, -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस थी, हीट दी, तो हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया। अब और हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा क्या, नहीं। अब आइस मेल्ट होने लगेगी, वो अपनी स्टेट चेंज करने लगेगी और स्टेट चेंज करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। जब तक स्टेट चेंज करेगी तब तक तो टेम्परेचर चेंज होना नहीं है, इसलिए उस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब पूरा की पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अब और हीट देंगे तो अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा। हीट दे रहे, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ होते होते कहाँ तक आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, किसका टेम्परेचर, वाटर का। अब और हीट देंगे तो अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा क्या, नहीं। अब क्या होगा, अब वो वाटर गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, वो वेपोराइज होने लगेगा और जब तक हम हीट देते रहेंगे तब तक हमारा वाटर वेपोराइज होते रहेगा और जब पूरा की पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। उसका टेम्परेचर 100 था तो 100 ही रहेगा। अब पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया। अब और हीट देंगे तो उस गैस का, उस वेपर का जो टेम्परेचर है अब इंक्रीज़ होने लगेगा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा जितनी हम उसे हीट प्रोवाइड करते जाएंगे। तो अब जो हमारे लेटेंट हीट क्या थी कि यूनिट मास का स्टेट चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो यूनिट मास मतलब अगर 1 किलोग्राम मास है, 1 किलोग्राम मास का हमें स्टेट चेंज करना है तो उसके लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, L हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 किलोग्राम मास का अगर हमें स्टेट चेंज करना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, 2L। 3 किलोग्राम अगर मास का हमें स्टेट चेंज करना है तो उसके लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3L। तो अगर हमें m किलोग्राम मास का स्टेट चेंज करना है तो m किलोग्राम मास के लिए हमें ml हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कोई अगर हमारे पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का मास कितना है, m किलोग्राम, तो m किलोग्राम मास का स्टेट चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हीट की वैल्यू Q इज इक्वल टू कितना रहेगा, ml, वेयर m इज मास, L इज लेटेंट हीट। ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, Q अपॉन m इज इक्वल टू L। ये इसी को हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू Q अपॉन m, कि A इज इक्वल टू B लिखो या B इज इक्वल टू A लिखो, बात एक ही है। तो इस L को इधर लिख दिया, Q अपॉन m को इधर लिख दिया। तो लेटेंट हीट इज इक्वल टू क्या होता है,
हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, कि यूनिट मास का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हमने कहा लेटेंट हीट। इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी? क्यू। क्यू क्या है? क्यू है हमारी हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। मास, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो ये किलोग्राम की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी है? 1। ये नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो जूल किलोग्राम इनवर्स। तो लेटेंट हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल किलोग्राम इनवर्स। और ये लेटेंट हीट जो है अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होगी। कि अगर हमें आइस 1 किलोग्राम आइस है, उस 1 किलोग्राम आइस को अगर स्टेट चेंज करना है, 1 किलोग्राम आइस की स्टेट चेंज करने के लिए हमें अलग अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हमारे पास 1 किलोग्राम क्या है? हनी है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, उस हनी को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें अलग हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। हर सब्सटेंस के लिए जो लेटेंट हीट रहेगी वो अलग अलग रहेगी। कि 1 किलोग्राम हनी सॉलिड स्टेट में है, 1 किलोग्राम वाटर सॉलिड स्टेट में है, और 1 किलोग्राम कोई और थर्ड सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है। अब तीनों को हमें सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो तीनों को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तीनों की लेटेंट हीट अलग अलग रहेगी। तो लेटेंट हीट सबके लिए अलग अलग रहेगी। इसलिए अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज करो ये सब्सटेंस है, इसका मास कितना है? m, तो उसके लिए जो लेटेंट हीट है, लेटेंट उसके लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है? कि कोई सब्सटेंस है, उसकी स्टेट को हमें चेंज करना है। स्टेट को चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी? वो एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी लेटेंट हीट कितनी है, कि उसके यूनिट मास की स्टेट चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ रही है, और उसका मास कितना है। कि अगर 1 किलोग्राम मास है तो हमें L हीट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 किलोग्राम मास है तो 2L हीट की ज़रूरत पड़ेगी, 3 किलोग्राम मास है तो 3L हीट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जो लेटेंट हीट है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो लेटेंट हीट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बट जनरली जो हम लेटेंट हीट है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेज़र करते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो प्रेशर सी लेवल पर होता है। कितना होता है सी लेवल पर प्रेशर? 1.013 × 10⁵ पास्कल। कि ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर पर हम लेटेंट हीट को मेज़र करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें लेटेंट हीट टू सॉलिड स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो अगर कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का सॉलिड लिक्विड चेंज के लिए जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कि कोई ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, यह भी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में है, कितना है इसका मास? यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम। तो किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का सॉलिड से लिक्विड, या यूँ कहे लिक्विड से सॉलिड, कि अगर 1 किलोग्राम मास है तो उसे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो या सॉलिड से वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, दोनों के लिए हमें सेम एनर्जी, सेम हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। कि अगर सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसे हम हीट दे देंगे। अब लिक्विड है, लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो जितनी हीट दी थी वापस उतनी हीट निकाल लेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जितनी लेटेंट हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उस लेटेंट हीट को हमने क्या कहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या कहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय LF। कि कोई सब्सटेंस है, उसके यूनिट मास को लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हमने क्या कहा है? उसे हमने कहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, या उसे हम नॉर्मली सिर्फ हीट ऑफ फ्यूज़न भी कहते हैं। इसी टाइप से अगर कोई सब्सटेंस है, उसे हमें लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ती है, उस लेटेंट हीट को हमने क्या कहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि
लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, क्यों उसका मतलब ये भी है कि लिक्विड से गैस हो या गैस से लिक्विड हो, क्योंकि दोनों के लिए सेम ज़रूरत पड़ेगी। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वापस उतनी हीट उसमें से निकालनी पड़ेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच इज़ डिनोटेड बाय LV। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि हीट रिक्वायर्ड फॉर लिक्विड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन, कि लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी उसे हमने कहा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और या इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या नॉर्मली सिर्फ हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर के लिए हीट ऑफ फ्यूज़न होता है 3.33 इंटू 10⁵ जूल किलोग्राम इनवर्स, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल किलोग्राम इनवर्स। कि अगर हमारे पास आइस है, आइस को हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड में, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें इतनी लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ये है उसकी वाटर की हीट ऑफ फ्यूज़न। और अगर हमें वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है या गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इतनी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके लिए हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, किसके लिए, चेंज ऑफ स्टेट के लिए, कि कैसे स्टेट चेंज होगी। तो उसके लिए हम टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस हीट। तो टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ क्या कहता है कि ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे हीट और वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने ले लिया डिग्री सेल्सियस में, हीट हमने ले ली जूल में। ठीक है। तो सपोज़ करो कोई हमारे पास किसकी बात करें अगर हम आइस की, तो आइस का कुछ ना कुछ नेगेटिव टेम्परेचर है। तो नेगेटिव टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, सपोज कर लो -10 डिग्री सेल्सियस। अब उसे हम हीट देंगे हीट देंगे हीट देंगे तो हमारा ग्राफ देखो कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से ग्राफ बना। ये इस ग्राफ ने क्या रिप्रेजेंट किया कि ये ग्राफ आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब हीट इंक्रीज हुई, ऊपर गया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो उसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हीट हमने दी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते गया। कहाँ तक इंक्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब हमने उसे हीट दी, ऊपर जा रहा है मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब और हीट देंगे तो अब ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से बनेगा मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि जब आइस को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर और हीट देंगे तो उसकी स्टेट चेंज होगी क्या, नहीं, उसकी स्टेट चेंज होगी, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये सिर्फ आगे बढ़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम कहेंगे फेस चेंज या चेंज ऑफ स्टेट। तो हीट बढ़ती जाएगी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब जब वो आइस पूरा की पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। जब पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर और हीट देंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अब हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बना। तो देखो ये ग्राफ में अब ये फिर से आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब हीट इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कि जब वो पूरी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब और हीट देंगे तो अब उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। अब उसका टेम्परेचर फिर से कहाँ तक इंक्रीज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होने के बाद फिर से और हीट देंगे तो फिर से और हीट दे रहे हैं मतलब ये सिर्फ इस टाइप से आगे बढ़ेगा। इस टाइप से आगे बढ़ा मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सिर्फ हीट इंक्रीज हो रही है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो अब ये यहाँ पर ये क्या था, ये था आइस, ये किसमें फेस चेंज हो गई। अब ये है वाटर। अब वाटर को हम और हीट देंगे तो अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और फिर से उसका क्या चेंज होगा, फेस चेंज होगा। और वो वाटर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, वो वेपराइज होने लगेगा।
जब तक वो वेपराइज होते रहेगा हम हीट देते जाएंगे मतलब हीट बढ़ती जाएगी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर वो जब पूरा की पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पूरा की पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर और हीट देंगे तो फिर से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। आइस में था माइनस में था टेम्परेचर, हीट दी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस तक हो गया, फिर हीट दी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज पूरी स्टेट चेंज होकर वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर हीट दी तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक, फिर और हीट दी तो सिर्फ हीट इंक्रीज हुई लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। कब तक? जब तक कि वो पूरा के पूरा वेपराइज नहीं हो जाए। पूरा वेपराइज हो गया उसके बाद फिर से हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसीलिए कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट होगी। सपोज कर लो उसके अंदर है हीट 100 जूल। अब और हीट देंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या? नहीं। अब वो वाटर क्या होने लगेगा? वेपराइज होने लगेगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, हम उसे हीट देंगे और वो पूरा की पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा गैस है, हमारा वेपर है, लेकिन गैस के अंदर वाटर वेपर के अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी। जो वाटर था हमने हीट दी इसीलिए तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो जितना वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर था उतना ही गैस 100 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन उसके अंदर हीट ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। इसीलिए अगर कोई 100 डिग्री वाटर पर बर्न हो रहा है और कोई ऑब्जेक्ट 100 डिग्री की वेपर पर बर्न हो रहा है तो वेपर में बर्न होना, स्टीम में बर्न होना ज़्यादा इंजीनियस है, ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद और कुछ बचा क्या? अब इसके बाद इसमें एक ग्राफ में एक चीज़ और है कि देखो इसमें यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है। सभी जगह पर स्लोप सेम नहीं है, सभी जगह स्लोप सेम नहीं है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है मतलब यहाँ पर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कम हीट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर स्लोप कम है, इसका मतलब यहाँ पर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा, कि ये ग्राफ जितनी देर में जितना ऊपर गया इसमें आगे ज़्यादा गया, यहाँ पर भी उतने ही ऊपर जाने में वो थोड़ा सा कम आगे गया। यहाँ पर उतना ही ऊपर जाने में इतना सा ही आगे गया और यहाँ पर उतना ही ऊपर जाने में इसे उतना ही ऊपर जाने में इसे ज़्यादा आगे जाना पड़ा, उतना ही ऊपर मतलब उतने ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में ज़्यादा आगे जाना पड़ा। यहाँ पर उतना ही ऊपर मतलब उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए इसे कम आगे जाना पड़ा, मतलब यहाँ पर कम हीट की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़्यादा आगे जाना पड़ा मतलब यहाँ ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। मतलब अलग अलग स्टेट में जो स्पेसिफिक हीट है वो अलग अलग होती है। स्पेसिफिक हीट मतलब यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि यहाँ पर हमें यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए अलग हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर हमें वाटर का, यहाँ सॉलिड था, आइस था, यहाँ वाटर है, लिक्विड है, तो यहाँ पर हमें यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री चेंज करने के लिए अलग हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अलग अलग स्टेट में स्पेसिफिक हीट भी अलग अलग होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर ये देखो लेटेंट स्पेसिफिक LF और LV का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास आइस है तो आइस के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर, आइस के 1 किलोग्राम को अगर हमें पूरा के पूरा वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें इतनी हीट देनी पड़ेगी। और LV का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास वाटर है और वाटर को हमें पूरा के पूरा 1 किलोग्राम वाटर है उसे अगर हमें पूरा के पूरा किसमें गैस में कन्वर्ट करना है, वेपराइज करना है, तो उसके लिए हमें इतनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये जिगजैग क्यों दिया है? यहाँ पर जिगजैग इसलिए दिया है कि यहाँ पर हमने ये चीज़ छोड़ दी कि हीट
ज़्यादा भी हीट देनी होगी। यहाँ पर मतलब हमने ग्राफ को बीच में से कट कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन लिया, फिर बीच का पोर्शन छोड़ दिया, फिर ये पोर्शन ले लिया और आगे का ग्राफ हमने बना दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाय।